नमस्कार दोस्तों, मैं रत्नेश सर आप सभी का स्ट्रीम 91 में स्वागत करता हूं। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, जहां भी होंगे मस्त होंगे। दोस्तों, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है आप सभी की, जिससे कि आपके एग्जाम में हर बार एक या दो क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। दोस्तों, आज आपका टॉपिक है पक्षी। दोस्तों, पक्षी से संबंधित कई बार एग्जाम में, चाहे वो यूपी टेट हो या सी टेट हो या सुपर टेट हो, हर बार एक या दो क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो दोस्तों, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। सभी बच्चे एक बार वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दें और शेयर कर दें। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन आज का। दोस्तों, ये आपके स्टडी 91 में कुछ बैचेस दिए गए हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सारे बैचेस आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मोर। आप सभी जानते हैं मोर किसी भी परिचय का मोहताज नहीं है। आप सभी जानते हैं कि मोर हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी है। मोर कौन है दोस्तों? हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी है। सबसे पहला पॉइंट नेक्स्ट है, नीला मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। दोस्तों, 26 जनवरी 1963 को, कब दोस्तों? 26 जनवरी 1963 को भारत सरकार द्वारा मोर को नीले मोर को भारत का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था। दोस्तों, क्या किया था? घोषित किया गया था। कब? 26 जनवरी 1963। दोस्तों, कॉपी कलम लिए रहिएगा, जितना लिखेंगे उतना आपको याद होगा। कब दोस्तों? 26 जनवरी 1963 ईस्वी में दोस्तों, 26 जनवरी 1963 ईस्वी को मोर को राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, केवल नर मोर को पीकॉक कहते हैं। जो उसमें भी दोस्तों कुछ जानकारियां हैं। जो नर मोर होता है दोस्तों, इसको क्या कहते हैं? नर मोर को पीकॉक कहते हैं। क्या कहते हैं? पीकॉक कहते हैं। और मादा मोर को क्या कहते हैं? पीहेन कहते हैं। दोस्तों, मादा मोर को क्या कहा जाता है? पीहेन कहा जाता है। मादा मोर को पीहेन कहा जाता है। और मोर सामूहिक रूप से पी फाउल, दोस्तों पी फाउल के नाम से जानी जाती है। और इसके अनेक बच्चे भी होते हैं, पी चिक्स, जिसे कि क्या कहा जाता है? जिसे पी चिक्स कहा जाता है। दोस्तों, क्या कहा जाता है? पी चिक्स कहा जाता है। दोस्तों, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारियां थी। जैसे नर मोर को क्या कहा जाता है? पीकॉक कहते हैं। मादा मोर को पीहेन कहा जाता है। और मोर सामूहिक रूप से जो पी फाउल के नाम से जाने जाते हैं, और इनके बच्चों को क्या कहते हैं? पी चिक्स। दोस्तों, जब आप देखते होंगे कि सामूहिक रूप से जब मोर टहलते हैं, घूमते हैं, एक साथ रहते हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है? पी फाउल कहा जाता है। और उनके बच्चों को क्या कहा जाता है? पी चिक्स कहा जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ लिया जाता है। बाकी जानकारी आपको मालूम है, होनी चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, गिद्ध की बात की जाए। दोस्तों, गिद्ध की अगर बात की जाए तो गिद्ध क्यों नहीं दिखाई देते? आज हमारा सवाल ये है कि आखिर गिद्ध क्यों नहीं दिखाई देते? समय समय से दोस्तों गिद्ध क्या हो रही है? विलुप्त होती जा रही है प्राणी। गिद्ध जो है वो क्या हो रहा है? हमारे बीच से आप देख रहे हैं दोस्तों, क्या हो रहे हैं? विलुप्त होते जा रहे हैं। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है दोस्तों, एक दवा है जो है डाइक्लोफेनाक। दोस्तों, जो डाइक्लोफेनाक जो दी जाती है दोस्तों, जानवरों को दवा दी जाती है। आप जानते हैं कि इंजेक्शन में यूज़ की जाती है, दूध निकालने के लिए, और भी कई चीज़ों में यूज़ की जाती है दोस्तों। तो दी जाती है। इस दवाई के खाने के बाद यदि किसी भी पशु को खाने के बाद यदि किसी पशु को मौत हो जाती है, तो दोस्तों जब उस पशु को लोग खाते हैं, या उस पशु को जब ये गिद्ध खाते हैं उसके मांस को, तो गिद्ध क्या हो जाते हैं दोस्तों? मर जाते हैं। तो ये दवा दोस्तों जो डाइक्लोफेनाक है, ये बहुत ही खतरनाक है। आपसे पूछा जा सकता है कि गिद्ध के विलुप्त होने के, गिद्ध प्राणी जो कि है पक्षी का प्राणी जो विलुप्त हो रहा है, उसका कौन सी दवा उसका कारण है? तो आप बता सकते हैं डाइक्लोफेनाक। दोस्तों, क्या है? डाइक्लोफेनाक। तो दोस्तों, इसको रोकने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करना चाहिए लोगों को कि भाई साहब दवा आप न लगाएं ये डाइक्लोफेनाक, जिससे कि ऐसा न हो कि एक दिन इस पूरी धरती से ही गिद्ध का नाम खत्म हो जाए दोस्तों। क्योंकि आप देखिए बहुत ही कम दिखाई देते हैं गिद्ध। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, कठफोड़वा। अगर कठफोड़वा की बात की जाए तो कठफोड़वा दोस्तों चिड़िया पेड़ों के तने में छेद करके उसमें छिपे कीड़ों को खाती है।
और अपना घोंसला पेड़ों के तनों में ही बनाती है। कठफोड़वा दोस्तों, नाम से आपने देखा होगा, जिसकी चोंच बहुत सी बड़ी होती है। कठफोड़वा की चोंच क्या होती है दोस्तों, बहुत बड़ी होती है कठफोड़वा की चोंच। जो कठफोड़वा होती है इसकी चोंच बहुत बड़ी होती है दोस्तों, यानी कि ये इसकी चोंच इतनी मजबूत होती है कि ये आसानी से दोस्तों, सोचिए लकड़ी के अंदर इतने, यानी पेड़ होते हैं कितने ठोस होते हैं, उस लकड़ी के अंदर दोस्तों पेड़ों में छेद कर देता है। क्या कर देता है, छेद करके उसमें छपे कीड़ों को खाती है और अपना घोंसला किसमें बनाती है, पेड़ के तनों में ही बनाती है। किसमें, पेड़ के तने में बनाती है दोस्तों। किसमें बनाती है, पेड़ के तने में बनाती है। कठफोड़वा पेड़ के तने में छेद बनाता है और वहां छिपे हुए कीड़ों को खाता है। तो दोस्तों यानी सोचिए कि उसकी चोंच कितनी स्ट्रांग होगी, कितनी स्ट्रांग होती है, आसानी से छेद कर लेती है और कीड़ों को खा लेती है दोस्तों। तो ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कितना आराम से छेद करके खा सकती है। तो दोस्तों जब तक उसकी चोंच अगर मजबूत ना होती तो वो ऐसा कर नहीं पाती। नेक्स्ट है दर्जिन चिड़िया। दोस्तों अगर दर्जिन चिड़िया की बात की जाए तो दर्जिन चिड़िया अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सीकर अपना घोंसला बनाती है दोस्तों, यानी पत्तों से सीकर अपना घोंसला बनाती है। तो इसीलिए इसको दर्जिन चिड़िया कहते हैं। जैसे दर्जी नहीं होते, सी के हमारे कपड़ों को खूब अच्छा सा बना देते हैं, उसी प्रकार से जो दर्जिन चिड़िया होती है अपनी नुकीली चोंच से दोस्तों, अपनी नुकीली किससे, चोंच से होगा दोस्तों, अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सी कर अपना घोंसला बना देती है। यानी कि पत्तों को सी के अपना घोंसला बना देती है, इसीलिए इसे दर्जी चिड़िया नाम भी से पड़ गया कि दर्जी चिड़िया। यानी कि अगर दर्जी न हटा दिया जाए तो क्या होगा, दर्जी हो जाएगा दोस्तों, दर्जी चिड़िया। हाँ, तो वही चीज़ है दर्जी चिड़िया, यानी कि सी के बना देती है अपने चोंचों से पत्तों का घोंसला। ठीक है, अब मैना की बात की जाए दोस्तों तो मैना झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे कर सकती है। जो मैना होती है दोस्तों, आपने देखा होगा गाँव में और सिटी में अगर देखा होगा तो मैना तुरंत अपना गर्दन दोस्तों झटके से यानी कि इधर उधर घुमा सकती है, जिससे उतना पक्षी कोई भी घुमा नहीं सकता दोस्तों। तो बहुत ही तीव्र गति से घुमाती है गर्दन अपना मैना। अब फाख्ता कैक्टस की बात की जाए दोस्तों, फाख्ता कैक्टस को कांटों के बीच में मेहंदी का मेड़ में अपना घोंसला बनाता है दोस्तों। जो फाख्ता होता है दोस्तों वो कैक्टस इसीलिए कहा जाता है, जो कांटों भरा आपने देखा नहीं है कैक्टस दोस्तों, उसके बीच में ये अपना घोंसला बनाते हैं। भाई साहब ये सोचिए, खतरों के खिलाड़ी हैं एकदम। खतरों के खिलाड़ी कांटों के बीच में घोंसला बना के रहते हैं। कौन, फाख्ता दोस्तों, ये कबूतर की एक प्रजाति होती है, उसका नाम होता है फाख्ता। तो वो होते हैं, वो बीच में, बताइए सोचिए, कांटों के बीच में घर बना के रह रहे हैं, एकदम खतरों के खिलाड़ी हैं। क्या बात है, तो वही चीज़ है, फाख्ता जी हैं, कैक्टस कांटों के बीच में बनाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है आपका ये दोस्तों, अपनी हिंदी दिया गया है आपका स्टडी 91 में दोस्तों, सारे वो है, बहुत इम्पोर्टेंट्स है, ये बहुत इम्पोर्टेंट्स है ये दोस्तों। पुस्तकें हैं, फ्री डिलीवरी है, आप देख सकते हैं। दोस्तों इन पुस्तकों को मंगाने में आपको कोई भी चार्ज नहीं देना है, कहीं भी मंगा सकते हैं, फ्री डिलीवरी। नेक्स्ट दोस्तों, उल्लू की बात की जाए दोस्तों तो उल्लू तो अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है। कितना पीछे तक घुमा सकता है, यानी 360 डिग्री घुमा सकता है दोस्तों। कितना, 360 डिग्री घुमा सकता है, 360 डिग्री। उल्लू की इतनी क्षमता होती है दोस्तों, 360 डिग्री अपनी गर्दन वो घुमा सकता है दोस्तों। और उल्लू की आंखें मनुष्य की तरह सीधी दिखती हैं दोस्तों, एकदम मनुष्य की तरह दिखती है, बड़ी बड़ी। अगर आपने उल्लू देखा हो तो एकदम लगता है यार ये तो मनुष्य की तरह है, एकदम बड़ी बड़ी। उल्लू सुनसान जगह में और सूखे पेड़ों में अपना घोंसला बनाता है और रात्रि में जागता है, इसे रात्रिचर कहा जाता है उल्लू को दोस्तों। और एकदम सुनसान जगह पे अपना क्या बनाता है, घोंसला बनाता है और वहीं पे रहता है इसलिए। और उल्लू दोस्तों कई बार ये पूछा गया है कि कौन सा पक्षी है जो 360 डिग्री तक अपनी गर्दन घुमा सकता है, तो ऑप्शन में आपको दिया रहेगा गौरैया दिया रहेगा, तोता दिया रहेगा, उल्लू दिया रहेगा, तो आपका आंसर क्या होगा, उल्लू होगा दोस्तों। इसी प्रकार से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, उल्लू अपनी गर्दन कितना घुमा लेता है, 360 डिग्री में घुमा सकता है। नेक्स्ट बात की जाए दोस्तों कलचीड़ी की। कलचीड़ी भी दोस्तों
इसको इंडियन रॉबिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंडियन रॉबिन कहा जाता है कलचीड़ी को। क्योंकि कलचीड़ी क्या करती है दोस्तों? पत्थरों के बीच घोंसला बनाती है। सारी चिड़ियां ही खतरों के खिलाड़ी हैं दोस्तों, कुछ न कुछ कमाल करती रहती हैं दोस्तों। तो ये खिलाड़ी हैं, ये क्या करती हैं? ये पत्थरों के बीच अपना घोंसला बनाती। सोचिए जरा, कल्पना करिए कि पत्थरों के बीच में, अरे भाई कभी पत्थर खिसक सकता है, वो हो सकता है, पर नहीं, डर नहीं लगता। अरे बिल्कुल बना दिए बस हुआ। तो वो सोचिए, खतरों के खिलाड़ी है ना, इसीलिए मैं इन्हें खतरों के खिलाड़ी कहता हूँ चिड़ियों को। तो दोस्तों ये इंडियन रॉबिन है। नेक्स्ट है दोस्तों, घोंसला घास से बना होता है, उसके ऊपर पौधों की नाजुक टहनी, जड़ें, ऊन, बाल, रुई सब बिछा होता है। यानी सारी चीज़ों से, यानी बाल, रुई, घास, सारी चीज़ों से मिला कर ये बनाती हैं घोंसला, जिससे कि उनके बच्चों को दिक्कत ना हो दोस्तों। बहुत बढ़िया बनाती ये सब खतरों की खिलाड़ियाँ। नेक्स्ट है दोस्तों वीवर पक्षी। अरे दोस्तों वीवर पक्षी तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में, वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है वीवर पक्षी। वीवर पक्षी में सभी नर वीवर अपने घोंसले बनाते हैं। कौन बनाता है? कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि वीवर पक्षी में कौन घोंसला बनाता है, नर वीवर पक्षी बनाती है या मादा वीवर पक्षी बनाती है घोंसला। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं कि या तो आपसे पूछा सकता है कि कौन सा ऐसा पक्षी होता है, कि कौन सा ऐसा नर पक्षी होता है जो कि घोंसला अपना बनाता है। तो वो होता है दोस्तों नर वीवर पक्षी। कौन सा? नर वीवर पक्षी। जबकि नर दोस्तों कभी घोंसला नहीं बनाते, पर इसमें नर बनाता है। और दोस्तों मादा वीवर उन सभी घोंसलों को देखती है और उनमें से जो अच्छा लगता है उसमें वही वह अंडे देती है। यानी एक स्वयंवर के जैसा होता है दोस्तों। किसके जैसा? स्वयंवर के जैसा, कि भाई जिसको मुझे पसंद आएगा उसी के गले में हार पड़ेगी, उसी के साथ मैं रहूंगी दोस्तों। वही चीज़ है, यानी पहले वो घोंसला देती है, यानी घर देख के चयन करती है कि किसका घर सुंदर बना हुआ है, किसका घर क्या है, सुंदर बना हुआ है। पहले वो देखती है, उसके बाद दोस्तों चयन करती है कि कौन सा सही है, कौन सा नहीं। ये तो घर है दोस्तों। वो लोग क्या बनाते हैं? वो लोग तो आप जानते हैं घोंसला बनाते हैं, घोंसला बना के रहते हैं। तो वो घोंसला देखती है अपना कि कौन सा घोंसला सही है, कौन सा अच्छा है, देखने में सही लग रहा है, तब जाके दोस्तों वो वहाँ पे निवास करती है और अंडे देती है। तो ये चीज़ है, ये पूछा जा चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए वीवर पक्षी दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों कोयल की। अरे वाह, कोयल का क्या कहना दोस्तों? कोयल तो बहुत चालाक होती है, जो कि कौवे को भी बेवकूफ़ बना देती है। कैसे? अभी मैं आपको बताऊंगा। कोयल के काले पंख होते हैं दोस्तों, यहाँ पंख होगा, काले पंख होते हैं और यह कुहू कुहू की आवाज़ लगाती है। बिल्कुल लगाती है। यह अपनी मीठी आवाज़ के लिए प्रसिद्ध है। बिल्कुल सही। और दोस्तों कोयल की एक क्वालिटी होती है, ये कभी भी अपने बच्चे का लालन पालन नहीं करती। बहुत बड़ी बात है कि ये पहली ऐसी माँ होती है कि जो कि अपने बच्चों का लालन पालन पोषण नहीं करती, अपने अंडे का। ये क्या करती है? अपना अंडा दोस्तों किसके घोंसले में रख देती है? कौवे के घोंसले में रख देती है। अगर आपको जानकारी हो, ये अपना अंडा कौवे के घोंसले में रख देगी। किसके? कौवे में। इसका अंडा भी कौवे के घोंसले की तरह दिखता है दोस्तों, एकदम उन्हीं में रख देगी। और वो कौवा ये सोचता है कि ये क्या कहते हैं, मेरा अंडा है, उसका लालन पालन करती है। और जब उसका बच्चा होता है वो भी दोस्तों तब भी उसका लालन पालन होता है। जब वो बोलने लगता है और जब वो काँव काँव की जगह कुकू कुकू बोलने लगता है, तब वो होता है ये तो कोयल ने हमें बेवकूफ़ बना दिया, ये तो कोयल का वो है। तब तक बच्चा उड़ जाता है दोस्तों। तो वो चीज़ है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है कबूतर। अब कबूतर की बात करते हैं। कबूतर दोस्तों यानी पोस्टमार्टम भी इसे पोस्टमास्टर भी कहा जाता है इसको ना। पोस्टमार्टम बहुत आप लोगों ने सुनी होगी कहानी, कबूतर जा जा जा, गाना सुना हुआ। तो पोस्टमास्टर साहब के बारे में बात याद करते हैं। कबूतर की चोंच कैसी होती है? गुलाबी होती है। कभी कभी पूछा जाता है कि किस पक्षी की चोंच गुलाबी होती है? तो याद रखिएगा कबूतर की चोंच क्या होती है? गुलाबी होती है। और इसके पंख स्लेटी होते हैं। क्या होते हैं इसके पंख? स्लेटी होते हैं। और यह गुटुर गु की आवाज़ निकालता है। क्या बात है भैया, गुटुर गु की आवाज़ निकालता है। ये चीज़ें नेक्स्ट है दोस्तों।
चील की बात करते हैं दोस्तों। चील बहुत इंपॉर्टेंट है। चील भी धीरे धीरे हमारी धरती से विलुप्त हो रहे हैं दोस्तों। आप देखते होंगे चील अब पहले की अपेक्षा अब बहुत ही कम दिखाई देते हैं दोस्तों। चील चूहे खाती हैं, बिल्कुल खाती हैं। उसकी पूंछ लंबी और खांचे वाली होती है दोस्तों। चील सबसे ऊंची डाल पे घोंसला बनाती है दोस्तों। चील की ये खासियत है कि सबसे ऊंचा वाला पेड़ जो होगा वहीं पे ये अपना बनाती है दोस्तों घोंसला। सबसे ऊंचे वृक्ष पर ये अपना घोंसला बनाती है, क्योंकि आप जानते हैं चील जो है बहुत ऊंचाई पे क्या करती है, उड़ती है दोस्तों। और दोस्तों चील की सबसे अच्छी क्वालिटी है वो हर हमसे भी यानी मनुष्य से भी 4 गुना अधिक देख पाती है। और चील का घोंसला सबसे बड़ा और सबसे चौड़ा होता है। अगर आपसे पूछे कि सबसे बड़ा और सबसे चौड़ा घोंसला किस पक्षी का होता है, तो आप बताएंगे सर चील का होता है। किसका होता है? चील का होता है। और ये 4 से 5 फीट का होता है। कितना होता है दोस्तों? 4 से 5 फीट का होता है। और साल दर साल अपने घोंसले का यह इस्तेमाल करती रहती है। ये नहीं कि एक बार इस्तेमाल किया तो फिर गड़बड़ हो गया, नहीं। और पक्षियों के तो एक बार घोंसला इस्तेमाल किया फिर वो हट जाते हैं वहाँ से, फिर वो घोंसला टूट जाता है। पर इसका घोंसला सेफ बना रहता है, क्योंकि ऊंचाई पे रहता है, एकदम सेफ सुरक्षित रहता है। फिर से ये इसका इस्तेमाल कर लेती है दोस्तों। तो ये चीज़ है, बहुत ही ये इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। और चील भी दोस्तों धीरे धीरे हमारी धरती से विलुप्त हो रही हैं। वही कारण है, दवा का कारण है। इस वजह से हमें चील का भी संरक्षण करना है, ये भी जानिए दोस्तों, ठीक है। इसमें इम्पॉर्टेंट बात 4 गुना अधिक देखती है, सबसे ऊंची डाल पर घोंसला बनाती है, और उसकी घोंसला जो होता है सबसे बड़ा होता है। चील उसकी पूंछ लंबी और खांचे वाली होती है। ये सारी बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। ये आपके आर ओ समीक्षा तैयारी सहायक समिति का कंप्लीट कोर्स, डेली वीडियो क्लासेस, चैप्टर वाइज टेस्ट, ऑफलाइन डाउनलोड भी आप कर सकते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट जानकारियाँ दी गई हैं ये। आइए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। कौवे की बात करते हैं। अब कौवा चाचा की बात करते हैं। कौवा चाचा, कौवा काले पंखों वाला होता है और काँव काँव करता है, बिल्कुल भाई करता है। कौवा ऊंची डाल पर भी घोंसला बनाता है। ये भी ऊंची डाल पे घोंसला, पर चील इतना ऊंचा नहीं बना पाता दोस्तों, बस थोड़ी सी इसकी भी ऊंची डाल पे होता है। नेक्स्ट है कौवे के घोंसले में लोहे के तार। अरे वाह, पूछ ले कि लोहे के तारों का इस्तेमाल किया जाता है। और कोयल कौवा के घोंसले में अंडे देती है। सोचिए, कोयल जो होती है किसके घोंसले में अंडा देती है? मैंने अभी बताया ना, कौवा के घोंसले में ही अंडा देती है आपकी कोयल। तो दोस्तों यानी कि अगर आपसे पूछे कि किस पक्षी के घोंसले में लोहे के तार लगे होते हैं, तो भैया कौवा जी हैं। लोहे के तार से अपना घर बनाते हैं। क्या बात है, एकदम खतरों के खिलाड़ी हैं। यहू लोहे के तार से अपना घर बना, जैसे मनुष्य लोहे के छड़ से घर बनाते हैं, तो ये भी भैया एकदम लोहे के तार से अपना घर, एकदम मजबूत सॉलिड। तो ये चीज़ है दोस्तों, तो ये चीज़ है, ठीक है। नेक्स्ट है, तो बहुत इंपॉर्टेंट नेक्स्ट है दोस्तों, पक्षियों के पंख अलग अलग रंगों व डिज़ाइन के होते हैं। जो पक्षियों के पंख होते हैं दोस्तों, वे अलग रंगों व डिज़ाइन के होते हैं। उनके पंख उड़ने में मदद करते हैं। उनके पंख क्या करते हैं? उड़ने में मदद करते हैं। बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पंख की बात हो रही है, पंखों की बात हो रही है कि पंखों का पक्षियों के जीवन में क्या योगदान होता है दोस्तों। तो पंखों का पक्षियों के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है दोस्तों। पंख जो है पक्षियों को एक तो उड़ने में सहायक होते हैं, और भी दोस्तों उनके शरीर को सेफ रखती हैं। और जो वातावरण होता है दोस्तों, जैसे ठंडा वातावरण है, गर्मी वातावरण है, वर्षा है, तो इन सब से पक्षियों को पंख ही सेव करते हैं दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों उड़ने में इतना ही नहीं, पंख उनके शरीर को गर्म भी रखते हैं। और क्या करते हैं? उनके शरीर को क्या करते हैं दोस्तों? गर्म भी रखते हैं। और समय समय पर पक्षियों के पुराने पंख झड़ जाते हैं। जैसे दोस्तों हमारे यानी कि बाल झड़ जाते हैं, उसी तरह से उनके भी पंख झड़ जाते हैं और फिर से नए पंख आ जाते हैं। उसी तरह हमारे बाल भी जैसे नहीं आ जाते हैं दोस्तों, ठीक है। कुछ लोगों के नहीं आ पाते, पर कुछ लोगों के तो आ ही जाते हैं बाल। पक्षियों में यह है कि उनका होता है, झड़ते हैं फिर आ जाता है दोस्तों, ठीक है। अब पक्षियों की चोंच की बात की जाए दोस्तों, पक्षियों की चोंच आप जानते होंगे, पक्षियों की चोंच बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिसमें कठफोड़वा की अगर बात की जाए तो कठफोड़वा की चोंच बहुत ही स्ट्रांग मानी जाती है दोस्तों ना, ठीक है। आइए जानते हैं, बाज, चील और गिद्ध जैसे मांसाहारी पक्षियों की चोंच छोटी और
हुक की तरह मुड़ी होती है। किसकी तरह मुड़ी होती है? हुक की तरह ऐसे मुड़ी होती है दोस्तों चोंच उनकी। हुक की तरह क्या होती है? मुड़ी होती है। क्यों मुड़ी होती है? जैसे कि आपको मालूम है दोस्तों, जो बाज, चील, गिद्ध होते हैं, ये दोस्तों मांसाहारी होते हैं। क्या होते हैं? तो ये अपने शिकार को दोस्तों जब शिकार करते हैं ना, तो ये आप जानते हैं मांस कितना कड़ा और टाइट होता है, तो उसको फाड़ने के लिए उनकी चोंच नुकीली होनी चाहिए। कोई पकड़ना भी है तो बहुत ही जल्दी पकड़ लेते हैं, नुकीली होते हैं, ये चीज़ें होते हैं। नेक्स्ट तो ठीक है, इसलिए उनकी वो होती है, नुकीली होती है। और तोते की घुमावदार चोंच होती है जो फल को तलने में मदद। तोते की तो आप जानते हैं दोस्तों कैसी होती है? एकदम घुमावदार होती है। कैसी होती है? एकदम घुमावदार होती है तोते की चोंच। जो कि आपको मालूम है कि तोते की चोंच घुमावदार होती है, वो भी दोस्तों क्या करता है, यानी कि वो भी फल कुतरने में बहुत ही सहायक होती है। फल कुतरने में ऐसे ही शायद तोते की चोंच होती है, आप जानते होंगे। तोते की चोंच ऐसी होती है ना क्या दोस्तों? तोते की ऐसी चोंच होती है, एकदम नुकीली होती है। कैसी होती है? एकदम नुकीली होती है। जैसे कि वो घुमावदार होती है दोस्तों, कि जिससे कि वो आसानी से किसी भी चीज को कुतर सके। क्या करते हैं? कुतरता है, छोटा छोटा कुतरता है दोस्तों। क्या करता है? छोटा छोटा कुतरता है। ऐसे होता है आपके तोते की नोक, जैसे छोटा छोटा वो कुतर सकता है आराम से, आसानी से। नेक्स्ट है दोस्तों कबूतर, गौरैया आदि में चोंच छोटी और चौड़ी होती है और मजबूत होती है। जो पक्षी हैं दोस्तों, ये छोटे पक्षी हैं, तो इनकी चोंच भी छोटी होती है पर मजबूत होती है, सॉलिड होती है। छोटा है पर सॉलिड है। ऐसी चोंचें अनाज के दानों को तोड़ने में सक्षम होती है। जो अनाज के दाने हो गए, गेहूँ हो गया, जौ हो गया या मक्का हो गया दोस्तों, तो ऐसे अनाज के दाने ये तुरंत फोड़ देती हैं चोंच से ही अपना। इनके पास दांत नहीं होने दोस्तों, चबा चबा के इन्हें खाना है, उन्हीं चोंच से ही इनको तोड़ना है, फोड़ना है और उसी से खाना है दोस्तों। ठीक है, तो वो चोंच का काम इनका जो दांत का काम हम लोग का करता है खाने में, दांत, इनका काम चोंच करती है खाने में दोस्तों। ठीक है, तो ये होता है। ऐसी चोंच अनाज के दाने तोड़ने में सक्षम। मिट्टी, कीचड़ से कीड़े या अन्य छोटे छोटे जीवों को पकड़ने वाले पक्षियों की चोंच जो होती है लंबी, पतली और नुकीली और मुड़ी होती है। कुछ होते हैं ना दोस्तों जो कि मिट्टी और कीचड़ से कीड़ों को निकाल के खाते हैं, तो उनकी चोंचें नुकीले होती हैं। कैसी होती हैं? नुकीली होती हैं, जिससे आसानी से वो मिट्टी में क्या हो जाए, गड़ जाए। मिट्टी में क्या हो, धसा दे, मिट्टी में गड़ जाए और आसानी से क्या करें दोस्तों, वो चोंच आसानी से कीड़े मकोड़ों को पा सकें। जैसे आपने बकुला देखा होगा, जैसे ना बकुला देखा होगा दोस्तों आपने, तो बकुले की चोंच भी बड़ी नुकीली होती है। बकुले की चोंच कितनी होती है? बड़ी नुकीली होती है। क्योंकि बकुले की चोंच इसलिए नुकीली होती है दोस्तों, आपने देखा होगा कि बकुला मछली पकड़ने में, किससे पकड़ने में? मछली पकड़ने में उसकी सहायक होती है आपकी चोंच, बकुले की दोस्तों। किसमें? मछली पकड़ने में बहुत सहायक होती है, इसीलिए उसकी चोंच बहुत लंबी होती है। जैसे पानी में तुरंत मछली है, तुरंत मारा और तुरंत निकाले दोस्तों। अगर वो उसकी चोंच नुकीली नहीं होगी तो वो उसका मछली का शिकार नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों हमारे जो ईश्वर हैं, ईश्वर ने सबकी जो बनावट की है वो उनके जीवन के अनुसार की है, उनके यानी कि रहन सहन के अनुसार की है, कि जिससे कि ये अगर पृथ्वी पे जाए तो ये आसानी से सरलता पूर्वक सर्वाइव कर सके, इसे कोई दिक्कत ना हो, रहने खाने पीने किसी तरह की दिक्कत ना हो। उस परम पिता ने हमारी बनावट इसी प्रकार से बनाई है दोस्तों। ठीक है, तो नेक्स्ट है दोस्तों मछली पकड़ने वाली चिड़िया, जैसे सारस हो गया, बकुला हो गया, आदि की चोंच लंबी पतली सुई जैसी होती है। मैंने अभी आपको बताया ना, पतली सुई जैसी होती है। कुछ पक्षियों की चोंच में निस्पंदन प्राणी होता है, यानी छानने की प्राणी होती है। क्या होती है? छानने की प्राणी होती है दोस्तों। जैसे जो मछली उछली होती है ना, जैसे कुछ बकुले उकले होते हैं और भी होते हैं पक्षियाँ, उनमें जैसे होते हैं ना पानी में रहते हैं, खाए पानी वाली चीज़ें, तो पानी निकल गया, बाकी मटेरियल अंदर चला गया, तो वो चीज़ें होती हैं दोस्तों। इन पक्षियों के उदाहरण है जैसे हंस है, फ्लोमिंग बतख है। बतख में भी दोस्तों वो होता है, फ्लोमिंग में भी होता है, फ्लेमिंगो में, और हंस में भी होता है वो छानने वाले प्राणी की जो होती है, लगी होती है दोस्तों, जिससे कि निस्पंदन प्राणी होता है, जिससे कि वो आसानी से पानी निकल जाता है और जिस शिकार को पकड़े रहते हैं वो अंदर से आसानी से चला जाता है दोस्तों। ठीक है, ऐसे पक्षी पानी के आसपास रहते हैं तथा अपना भोजन चोंच में लेने के बाद अन्य पदार्थ जैसे कीचड़ आदि को अलग कर लेते हैं, यानी उसे छान लेते हैं। वही चीज़ है, कीचड़ है, पानी है, कुछ भी चीज़ है तो उसे आसानी से छान के अलग कर देते हैं और मटेरियल अंदर, महल अंदर है दोस्तों। तो ये दोस्तों आपके हिंदी इंडिविजुअल नया बैच प्रारंभ इंडिविजुअल नितिन सर के द्वारा
मात्र 999 रुपये में आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं। सभी लोग आप लोग आइए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। पक्षियों के पंजे के बारे में बात करते हैं। पंजे दोस्तों मैंने बताया ना, पंजों का भी बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। पक्षियों के पंजों का भी बहुत महत्वपूर्ण होता है उनके जीवन में। जैसे पानी में तैरने वाले पक्षियों के पंजे की बात की जाए तो वो क्या होते हैं, झिल्लीदार होते हैं। क्या होते हैं, झिल्लीदार होते हैं। ये झिल्लीदार पैर तैरने में उनकी मदद करते हैं। कैसे करते हैं, तैरने में उनकी मदद करते हैं। जैसे बत्तख हो गया, राजहंस हो गया, पेलिकन हो गया दोस्तों, पक्षी हो गया, इनके दोस्तों इनके कैसे होते हैं, झिल्लीदार पैर होते हैं। कैसे होते हैं, झिल्लीदार पैर होते हैं, जिससे कि ये आसानी से दोस्तों तैर सके। क्या करें, आसानी से तैर सके। इसमें से झिल्ली लगी रहती है, आपने देखा होगा दोस्तों, तो झिल्ली लगी होती है इनके पैरों में बत्तखों के, जिससे कि ये क्या करें, आसानी से तैर सकें दोस्तों, कोई दिक्कत परेशानी इन्हें न हो। और स्पीड में तैरते हैं दोस्तों। सोचिए बत्तख होता है कितने स्पीड में तैरते हैं, बहुत ही तेज एकदम। तो वो जो झिल्ली लगी होती है इस कारण से पानी को पीछे ढकेलते हैं और आगे एकदम स्पीड में भागते रहते हैं। तो वो चीज़ होता है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है, जिन पंजों में आगे की तरफ फैली 3 उंगलियां और पीछे 1 उंगली होती है, ऐसे पंखे टहनियों पे, ऐसे पंजे दोस्तों, ऐसे पंजे टहनियों और पर बैठने में मदद करते हैं। जो फैले होते हैं दोस्तों पंजे, क्या होते हैं, जो फैले होते हैं एकदम ऐसे फैले हैं पंजे, जो फैले होते हैं पंजे वो क्या होते हैं, वो पेड़ पौधों पे आपके को पकड़ने या बैठने के लिए दोस्तों क्या होते हैं, वो बहुत ही लाभदायक होते हैं। जैसे क्या गौरैया हो गए। तो आगे की ओर फैला पंजा नरम सतह पर चलने में मदद करता है। आगे की ओर फैला पंजा किसमें मदद करता है, नरम सतह पर चलने में। जैसे हॉर्न दोस्तों, हॉर्न ये दोस्तों जो पक्षियों के पंजे हो गए, चोंच हो गई, ये सारी चीज़ें उनके जीवन के लिए बहुत ही लाभदायक होती है, जिससे कि वो अपना जीवन बहुत सरलतापूर्वक सर्वाइव कर पाएंगे। आसानी से वो अपने शिकार को पकड़ सकें, आसानी से वो अपने घोंसले को बना सकें दोस्तों, और आसानी से वो, जैसे अगर कुछ आप जानते हैं अभी, जैसे आपने जाना कि जो कुछ पक्षी होते हैं जो कि पानी के निवासी होते हैं, जल के निवासी होते हैं, वो आसानी से जल में दोस्तों तैर सकें। और उसी प्रकार से उनकी चोंच भी निस्पंदन प्रणाली की बनती है, जिससे कि वो अगर पानी में किसी चीज़ का शिकार करते हैं तो पानी और कीचड़ अलग हो जाता है और जो शिकार है वो अंदर हो जाता है। तो इसी प्रकार से उस परम पिता ने सभी की बनावट अलग अलग ढंग से बनाई है कि जिस प्रकार से वो जहाँ का निवासी हो उस प्रकार से वह अपने आप को उसमें ढाल ले दोस्तों, उसको दिक्कत या परेशानी न हो। तो दोस्तों आपके एग्जाम में इसी प्रकार से क्वेश्चन कुछ पूछे जाते हैं। आपकी इस बार सीटेट में भी यही क्वेश्चन कुछ पूछे गए पक्षियों से रिलेटेड। जैसे कि पूछा गया था क्वेश्चन दोस्तों, वह कौन सा ऐसा पक्षी है जो कि स्वयं अपने घोंसलों का चयन करता है दोस्तों। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि वह पक्षी होता है नर वीवर पक्षी, मादा वीवर पक्षी होती है नर वीवर पक्षी। तो दोस्तों ऑप्शन में नर वीवर पक्षी भी था, मादा वीवर पक्षी भी था। तो कुछ तो वीवर पक्षी अगर पढ़ोगे तो नर वीवर पक्षी मार देंगे, तो नहीं, पर वो गलत हो गया। वो सोचेंगे अरे सर मैंने तो सही किया क्वेश्चन, नहीं सही नहीं होगा, वो गलत हो गया। जब आके आपने आंसर देखा अरे यार ये तो मादा वीवर पक्षी है। तो हाँ दोस्तों, वो मादा वीवर पक्षी होता है। क्या होता है, मादा वीवर पक्षी होता है, जो कि दोस्तों स्वयं घोंसलों का क्या करता है, अपना चयन करता है, निर्माण करता है। तो वो और उसको जो घोंसला अच्छा लगता है वहीं पे वह निवास करता है। तो ये चीज़ है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, जिन पक्षियों की टांगे और पैरों की उंगलियां लंबी होती हैं वे पक्षी पानी के किनारे वाली सतह पर आसानी से चल लेते हैं, बिल्कुल, और पानी में जाकर मछलियों का शिकार आसानी से कर लेते हैं, बिल्कुल दोस्तों। जैसे क्रेन हो गया, सारस हो गया, बकुला हो गया, ये चीज़ें भी मैंने आपको बताई। और ऐसा मजबूत पंजा जो थोड़ा सा मुड़ा हुआ होता है और तेज नाखून वाला होता है, शिकार को पकड़ने में मदद करता है। जैसे चील, गिद्ध और उल्लू। जैसे देखते हैं दोस्तों, चील और गिद्ध का पंजा इतना मजबूत होता है कि वो अपने शिकार को पकड़ते हैं और बहुत ऊंचाई तक ले जाते हैं और बहुत ऊंचाई से ले जाकर छोड़ देते हैं और वो गिर जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। फिर उसको पकड़ते हैं और उसको वो कर देते हैं, खा लेते हैं। तो वो चीज़ होती है दोस्तों। तो वो उनकी इस प्रकार से उनका पंजा बनाया जाता है मजबूत, इस प्रकार से तेज नाखून इस तरह से बने होते हैं कि वो आसानी से अपना शिकार कर सकें दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, ये आपके दोस्तों नितिन सर के द्वारा
लिखी गई सारी पुस्तकें बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप सभी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, बहुत इम्पोर्टेंट पुस्तकें हैं दोस्तों सारी। दोस्तों हो सके जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट करते रहिए, आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा। जितना आप प्रैक्टिस सेट करेंगे उतना आप सफलता के करीब पहुंचेंगे दोस्तों, क्योंकि सफलता का सिर्फ एक ही उद्देश्य है, वो है मेहनत मेहनत मेहनत। और जितना आप प्रैक्टिस सेट करेंगे, सॉल्व करेंगे, उतना आप उसके करीब पहुंचेंगे दोस्तों। क्योंकि मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता दोस्तों, सिर्फ मेहनत करते रहिए, सफलता आपको अवश्य मिलेगी दोस्तों। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, कल फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण दोस्तों, और जय हिंद दोस्तों। हेलो हेलो।